मेरा नाम रिया है, मेरी उम्र 12 साल है। मैं अभी अपनी दोस्त के घर से आकर बैठी ही थी जब अचानक मेरी मम्मी मेरे सर पर सवार हो गईं। वह मुझे देखते हुए जल्दी से बोल पड़ी, जाओ जल्दी से कपड़े वपड़े बदल कर आओ, अभी तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। मैंने हैरान होकर मम्मी को देखा कि वह किस तरह की बात कर रही हैं। मैं उन्हें देखते हुए झट से बोली, क्या हो गया मम्मी, आप किस तरह की बात कर रही हैं? मुझे देखने के लिए भला कौन आ सकता है? मैं कोई अजूबा हूं जो मुझे देखने के लिए कोई आएगा? मैंने बात को मजाक का रंग दे दिया था, जबकि मेरी मम्मी मुझे आंख दिखाते हुए बोली, मैं क्या बोल रही हूं, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? तुम्हारे पापा बोलकर गए हैं कि रिया को जल्दी से तैयार करवाओ, वे लोग आते होंगे और तुम हो कि मजाक कर रही हो, जल्दी से उठो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे के अंदर धकेल दिया था। मैं हैरानी के समंदर में गोता लगा रही थी कि भला मुझे कौन देखने आ सकता है। मैं सिर्फ 12 साल की थी, मेरे दिमाग में उल्टी सीधी कोई सोच नहीं आई थी। इसीलिए मैंने मम्मी की बात को ज्यादा सिर पर सवार नहीं किया और हंसते खेलते तैयार होना शुरू हो गई। मैंने अपनी सबसे पसंदीदा पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी। जब अचानक मेरी मम्मी कमरे के अंदर आईं और मेरे कपड़ों को देखते हुए उन्होंने अपना माथा पीट लिया था और मुझे देखते हुए बोली, यह क्या पहन रखा है तुमने? कोई डांस पार्टी हो रही है जो तुमने इस तरह के कपड़े पहने हैं? इधर आओ, मैं तुम्हें निकाल कर कपड़े देती हूँ। यह कहते ही उन्होंने मेरी सफेद वाली सलवार कमीज निकाली और उसके साथ दुपट्टा निकालकर मुझे थमा दिया। फिर जल्दी से तैयार होने के लिए कहने लगी। मैं तो हैरान पर हैरान हो रही थी कि यह मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन न मैंने पहले कभी मम्मी की बात को टाला था और न ही आज उनकी बात को टालने की हिम्मत कर सकती थी। इसलिए चुपचाप बाथरूम जाकर कपड़े वगैरह बदल लिए। जब मैं बाहर आई तो मम्मी कमरे के अंदर ही सिर पकड़कर बैठी हुई थी। मैं उन्हें हैरानी से देख रही थी कि उन्हें क्या हो गया है। पहले तो उन्होंने मेरे कपड़ों पर इतनी रोक टोक कभी नहीं की, आज उन्हें क्या हो गया है? जैसे ही मैं बाहर आई, वह अपनी जगह से खड़ी हो गईं और सिर ना में हिलाते हुए बोली, तुम्हारे पापा को कहा भी था कि अगले हफ्ते इन लोगों को बुला लें, लेकिन ये सुनते कब हैं? बस अपनी मर्जी चलानी होती है। वह धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए मेरे पास आईं और मुझे पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा दिया। अब उन्होंने मेरा मेकअप करना शुरू कर दिया। पहले जब भी मैं किसी लिपस्टिक या फिर काजल को हाथ लगाती थी तो मम्मी बहुत डांटती थीं कि तुम अभी बहुत छोटी हो, इस तरह की चीजों को हाथ मत लगाया करो। शादी के बाद यह सब इस्तेमाल करना, वरना रंग नहीं आएगा। मैं भी चुप हो जाती थी, मगर आज उनका मेकअप करना मुझे हैरानी के समंदर में डुबो चुका था। मैं मम्मी को देखते हुए सवालिया अंदाज में बोली, मम्मी ऐसे कौन लोग आ रहे हैं जो आप मुझे मेकअप कर रही हैं? सब ओके है ना? मुझे अब डर लग रहा है। मैं अजीब से अंदाज में बोली, जबकि मेरी मम्मी ने एक नजर मुझ पर डालकर मेरे बाल संवारने शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अब दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। बेशक मैं 12 साल की थी, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत समझ-बूझ से दिया है। मेरे बाल बनाने के बाद उन्होंने मुझे किचन में आने को कहा और अपना पल्लू कमर पर बांधकर किचन की तरफ चली गईं। मैंने भी एक उड़ती नजर अपने वजूद पर डाली। बेशक मैं 12 साल की थी, लेकिन मेरा कद काठी एक 15 साल की लड़की जैसी लगती थी। मैंने चुपचाप किचन की राह ली। मम्मी मुझे चाय का पानी चढ़ाने को कह रही थी। मैंने भी चुपचाप चाय चढ़ा दी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हमारे घर के दरवाजे पर डोरबेल हुई। मम्मी ने मुझे चाय देखने को कहा और खुद बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद जब वह किचन में आईं, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह मुझे देखते हुए बोली, जल्दी से चाय बनाओ और फिर ट्रे में सजाकर बाहर ले आना। मैंने भी सिर हाँ में हिला दिया था। वह जाते जाते दुपट्टा मेरे सिर पर ठीक करना नहीं भूली। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि आज से पहले मेरे साथ कभी इस तरह का रवैया नहीं रखा गया था। अगर कोई मेहमान आता भी था तो मैं सिर्फ नमस्ते करके अपने कमरे के अंदर चली जाती थी। मैं ज्यादातर पढ़ाई में ही अपना समय बिताती थी, लेकिन आज मम्मी का अंदाज बहुत बदला बदला था। बात बात पर टोकना, बात बात पर काम कहना और उसके बाद मेकअप करना, ये सब चीजें मुझे डराने लगी थीं। मैंने जल्दी से चाय बनाई और कपों में डालने लगी। मैंने सोच लिया था कि चाय देकर मैं अपने कमरे में आ जाऊंगी। मैं बेवजह उन लोगों के सामने नहीं बैठूंगी, क्योंकि आने से पहले ही ये लोग मुझे इतना परेशान कर चुके थे। न जाने आने के बाद कितना करेंगे। मैंने जल्दी से चाय कपों में डाली और बाहर आ गई। बाहर 2 औरतें और 2 मर्द बैठे हुए थे। जैसे ही मैं बाहर आई, सब मुझे देखने लगे।
मेरा तो हाल ही बेहाल हो गया था। मुझ पर घबराहट छाने लगी। अचानक से सबका मुझे देखना मुझे परेशान कर रहा था। मैंने सबको नमस्ते किया और चाय नीचे टेबल पर रख दी। मैं अब अपने कमरे में जाना चाहती थी, जब अचानक मेरी मम्मी ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने बराबर में बैठाते हुए एक औरत को देखकर बोली, मेरी बेटी बेशक 12 साल की है, लेकिन बेहद समझदार है। मैंने इसे सब कुछ सिखाया है। ये आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। बहुत ही सलीकेदार और सब्र करने वाली है मेरी बेटी। वह बड़े गर्व से बोल रही थी, जबकि मैं हैरानी से अपनी मम्मी को देख रही थी कि वह कैसी बातें इन अजनबी लोगों से कर रही हैं। मैंने इन लोगों की शक्लें पहले कभी नहीं देखी थी। तभी वह औरत अपनी जगह से खड़ी हुई और मेरे बराबर में बैठते हुए बोली, बहन, हमने तो तस्वीर देखकर ही आपकी बेटी को पसंद कर लिया था। मेरी आंखें बहुत तेज हैं। मैंने तस्वीर से ही समझ लिया था कि आपकी बेटी सादी और सीधी है। उन्होंने मेरे सिर पर प्यार देते हुए कहा, जबकि मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने डर कर मम्मी का हाथ थाम लिया। तभी उस औरत ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और मेरी हथेली पर रखते हुए बोली, अब यह हमारी है। आप बिल्कुल भी हमारी अमानत में खयानत मत करना। हम बस जल्दी से बारात लेकर आना चाहते हैं। मैंने झटके से सिर उठाकर उस औरत की तरफ देखा कि वह कैसी बातें कर रही हैं। मुझे अब समझ आया कि ये लोग कौन हैं और किस वजह से हमारे घर आए हैं। मैं फटी फटी नजरों से उस औरत को देख रही थी। मैं कुछ कहती, इससे पहले ही मेरी मम्मी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरा कंधा दबाया। इसका मतलब था कि मैं चुप रहूं। पापा मर्दों से बात कर रहे थे, जबकि मम्मी उस औरत को ही डील कर रही थी। मेरी मम्मी उसे देखते हुए बोली, हाँ हाँ बहन, यह आपकी ही अमानत है। हमने भी आपके लड़के को देखते ही पसंद कर लिया था, वरना हम कहाँ अभी अपनी बच्ची की शादी कर देते। यह तो अब आपकी ही है। आप जल्दी से जल्दी शादी की तारीख रखें, हम बिल्कुल तैयार हैं। मैं हैरान थी कि मुझे इतनी जल्दी विदा करने की मेरी मम्मी और पापा को क्या जल्दी छड़ी है। काफी देर तक वे लोग बैठे रहे। मैंने कई बार अपने कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे उठने ही नहीं दिया। उनका कहना था कि जब तक ये लोग नहीं चले जाते, तुम कमरे के अंदर नहीं जाओगी। करीब 2 घंटे बाद वे लोग हमारे घर से गए। उनके जाते ही मैं गुस्से से चिल्लाकर अपनी माँ को देखते हुए बोली, यह सब क्या? तुम किस तरह की बातें कर रहे थे? किसकी शादी हो रही है? और उसने मुझे अपनी बेटी क्यों कहा? मैं तो आपकी बेटी हूं ना। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। अभी तो मुझे पढ़ाई करनी है। आप क्या बोल रही हैं? मैं और कुछ कहती, उससे पहले ही मेरी मम्मी ने मुझे आंखें दिखाईं और मेरा हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले गईं। उन्होंने मुझे बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, बेटियां, शादियों के बारे में बात नहीं करती। तुम्हारे महीने आ चुके हैं। अब हम तुम्हें रुखसत करना चाहते हैं। अब अपनी आवाज बंद रखो। मैंने फटी फटी निगाहों से अपनी माँ को देखा और चिल्लाकर बोली, अभी उन्हें आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है। आपको क्या हो गया है? मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आप मेरी शादी इतनी जल्दी करवाना चाहती हैं? अगर ऐसा ही है तो गला घोंटकर मार दें। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। अभी मुझे पढ़ाई करनी है। मम्मी, मेरी किसी दोस्त की शादी नहीं हुई है। मैं तो अभी सिर्फ 12 साल की हूँ। शादी तो 20 साल के बाद होती है। मैं और कुछ कहती, इससे पहले ही मेरी मम्मी आंखें दिखाते हुए बोली, चुप हो जाओ। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सब आता है तुम्हें, घरदारी भी और सोच समझ भी। शादी हर किसी को करनी होती है, जल्दी या देर। हम तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरी भी तुम्हारी ही उम्र में शादी हुई थी। अब चुपचाप अंदर बैठो और ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ज्यादा कुछ भी कहने की कोशिश की तो याद रखना रिया, हमारा तुमसे और तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वह गुस्से से बोलकर कमरे से चली गईं, जबकि मैं घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि शादी क्या होती है और इसके रस्म रिवाज क्या होते हैं। भला एक 12 साल की बच्ची को क्या पता। मैंने तो अब तक अपना दूल्हा भी नहीं देखा था। मेरे दिल में एक चाह सी आई कि मैं उस आदमी को तो देख सकूं जिससे मेरी शादी हो रही है। लेकिन फिर मैंने उस आदमी को देखना भी गवारा महसूस नहीं किया था, क्योंकि मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। शादी की तैयारियां अब जोरों शोरों से चल रही थीं। करीब 1 हफ्ते बाद वे लोग दोबारा आए और शादी की तारीख तय करके चले गए। उस दिन मैं खूब रोई। मैंने अपनी मम्मी पापा दोनों से बहुत झगड़ा किया, जबकि पापा ने मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। उनका कहना था, बेटियां कुछ नहीं कहती, हमने जो फैसला कर दिया है
तुम्हें हर हाल में वह फैसला मानना ही पड़ेगा। जबकि मैं हैरान थी कि भला एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे महीना आने से पहले मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मेरा हर वक्त ख्याल रखते थे। मैं जो कहती थी वह करते थे। लेकिन जब से मेरे महीने आए थे, उसके बाद से मेरे पापा का रवैया मेरे साथ बहुत बदल गया था। न वे मुझसे बात करते थे और न ही मेरी तरफ देखना गवारा करते थे। कई बार मैंने यह शिकायत मम्मी से भी की थी, तो वे यही कह देती थीं, तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए वे तुमसे अब दूर रहते हैं। बाप बेटी का रिश्ता भी प्यार मोहब्बत का होता है, लेकिन उसमें भी अदब होना चाहिए। मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मम्मी क्या कहना चाहती है। लेकिन अब जो ये तैयारियां हो रही थीं, ये मेरा खून सुखाने के लिए काफी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। मेरे तमाम कजिन्स आ गए थे। सब हैरानी जाहिर कर रहे थे कि हम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं। लेकिन मम्मी ने सबको यही कहा था, जितनी जल्दी बेटियों की शादी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। मैं खूब रोई। मैंने बहुत विरोध किया। मैंने बुआ के सामने भी हाथ जोड़कर विनती की कि आप पापा को समझाएं कि मेरे साथ ऐसा न करें। लेकिन बुआ ने भी यही कहा था कि भाई साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही बेहतर होता है। और मैं उन्हें देखती रह गई थी, वरना वो भी मेरे साथ बहुत प्यार से रहती थी। अब सबका रवैया बदल जाना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया। करीब बारात में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। आज मेरी हिम्मत टूट गई थी। मैं और तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए रोते हुए मम्मी पापा के कमरे में गई थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। सब मेहमान सो चुके थे। मैं उनके कमरे में दाखिल हुई तो वे दोनों आपस में न जाने क्या बात कर रहे थे कि मुझे देखकर खामोश हो गए। मैं रोते हुए जाकर पापा के सीने से लग गई थी। कुछ पलों तक वे बिल्कुल खामोश बैठे रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उन पर सन्नाटा छा गया हो। मैं रोते हुए बोली, पापा, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा न करें। मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। मैं वादा करती हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही रहूंगी। मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं आप लोगों से दूर नहीं रहना चाहती। मुझे नहीं पता कि शादी क्या होती है। मैं कैसे किसी अजनबी के घर में रहूंगी। आप मेरी बात सुने। बेझिझक आप मेरी शादी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ। मैं और कुछ कहती, इससे पहले ही पापा ने मेरे गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम अभी परेशान हो रही हो, लेकिन यही हकीकत है। शादी देर से हो या जल्दी, लेकिन होती जरूर है। इसलिए अभी बेहतर है कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम अपने घर की हो जाओ। हमारी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। मुझे और तुम्हारी मम्मी को अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है। अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द किसी मजबूत हाथों में चली जाओ। जिस इंसान से तुम्हारी शादी करवाई जा रही है वह बहुत अच्छा इंसान है। उसके पास पैसा, दौलत सब कुछ है। वह तुम्हें बहुत ऐश ओ आराम भरी जिंदगी देगा। वह तुमसे प्यार भी करता है। मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही मेरी मम्मी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम हमारी लाडो हो। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की परेशानी हो तो तुम हमारे घर आ सकती हो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल अपना यह तमाशा बंद कर दो। मेहमानों से घर भरा हुआ है, इसलिए होश के काम लो। वे बहुत ही धीरे धीरे मुझे समझा रहे थे, जबकि मैं चुपचाप सिर झुकाकर बैठी हुई थी। मुझे उन दोनों से बहुत मतभेद थे। मैं उनसे बहुत ज्यादा नाराज थी। मैंने मम्मी पापा को एक नम निगाह से देखा और धीरे से कहा, अगर मैं यहां से चली गई तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मुझे आप दोनों से बिल्कुल बात नहीं करनी। मैं आप दोनों से बहुत नाराज हूं। यह कहकर मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई और खूब रोई। मेरा कई बार दिल चाहता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से सुना था कि शादी सिर्फ कपड़े और जूते का नाम नहीं है। शादी जिम्मेदारी का नाम है। शादी के बाद बहुत से मसले पैदा हो जाते हैं, खास तौर पर एक लड़की के लिए। बहुत सी मुश्किलें होती हैं जिन्हें हल करना बेहद कठिन होता है। लेकिन मुझ में बहुत समझबूझ थी। मैं अक्सर बड़ों की बातें सुनती थी, उन्हें समझने की कोशिश करती थी, कड़ी से कड़ी मिलाती थी। इन्हीं वजहों की वजह से मुझे शादी से बहुत डर लग रहा था। मैंने सुहाग रात जैसे नाम सुने थे। मैंने सुना था कि इसमें लड़कियों को बहुत तकलीफ होती है। यही वजह थी कि मैं इस चीज से बहुत ज्यादा डर रही थी। लेकिन मैंने आज तक इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की थी। समय और तेजी से गुजरता जा रहा था। 2 दिन पर लगकर उड़ चुके थे। आज मेरी बारात थी। मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप कर रही थी। मेरे लिए मेरे ससुराल से ही लाल रंग का लहंगा आया हुआ था,
जिसे पहनकर मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। बाहर ढोलक बज रहा था। थोड़ी देर बाद ही बारात आने वाली थी। कोई तैयार हो रहा था, कोई गाने गा रहा था, कोई डांस कर रहा था, तो कोई मेहंदी लगवा रही थी। यही सब चीजें घर के अंदर एक गहमा गहमी का माहौल पैदा कर चुकी थीं। थोड़ी ही देर में मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे पूरा तैयार कर दिया था। मैंने एक त्वरित नजर अपने रूप पर डाली तो मैं बहुत ही खूबसूरत छोटी सी दुल्हन लग रही थी। इस मेकअप आर्टिस्ट ने मेरे कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहा था, तुम बहुत खूबसूरत और प्यारी दुल्हन लग रही हो। मैंने अपने करियर में अब तक तुम जैसी दुल्हन को तैयार नहीं किया। ऊपर वाला तुम्हारा नसीब अच्छा करे। वह मुस्कुराकर कहती हुई बाहर चली गई थी, जबकि मैंने उसकी पीठ को नम आंखों से देखा था और दुखी दिल से बोली थी, भला मेरा नसीब क्या अच्छा होगा। मेरे नसीब तो मेरे माँ बाप ने ही फोड़ दिया है। थोड़ी देरी और अधिक गुजरने के बाद जब मेरी मम्मी भी तैयार होकर कमरे के अंदर आई थीं और मेरी बधाइयां उतारते हुए बोली थीं, मेरी गुड़िया कितनी खूबसूरत लग रही है। ऊपर वाला तुम्हारा खूब अच्छा नसीब करे। यह कहते हुए उन्होंने मुझ पर से कुछ पैसे वारे थे और मेरे कान के पीछे वो काला टीका लगाते हुए बोली थीं, बस अब तुम अपने घर की होने जा रही हो। तुम्हें जिम्मेदारी से काम लेना होगा। और खबरदार, जो तुमने दामाद जी से लड़ाई की या फिर बेवजह की फरमाइशें की, जैसा वो कहेंगे वैसी ही जिंदगी बिताना। उनके हुक्म पर सिर झुका देना। अगर वो तुम्हें कभी डांटे या फिर तुम पर हाथ भी उठाएं तो अपने मुंह से शब्द नहीं निकालना, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। मैंने कुछ नहीं कहा था क्योंकि मैं अपनी मम्मी से बहुत नाराज थी। मैंने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया था जब अचानक उन्होंने मेरे गाल पर हाथ रखा था और नरम अंदाज में बोली थी, मेरी गुड़िया, मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। बेटियां तो होती ही पराये धन है। अब तुम नाराज हो या खुश, मगर तुम्हारी शादी तो होनी ही है ना। इसलिए तुम अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ। मेहमानों को बातें बनाने का मौका मत दो। वैसे ही सब बहुत बातें बना रहे हैं। तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तुम अपना बहुत ख्याल रखना और अपने पति का भी बहुत ख्याल रखना। यह कहकर वो बाहर चली गई थी, जबकि मुझे खूब रोना आ रहा था। मैंने अपना सिर थाम लिया था कि कैसी परीक्षा मुझ पर आई थी। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर भाग जाऊं, इतनी दूर जहां कोई ना हो, सिर्फ मैं और मेरा करियर हो। लेकिन शायद यह मेरे नसीब में नहीं था। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब बारात आने का शोर उठ गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। एक अजीब सी बेचैनी मुझ में समा रही थी। दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मैं किसी को अपनी हालत नहीं बता पा रही थी। लगभग आधे घंटे बाद मेरी मम्मी कमरे के अंदर आई थी और मुझे उठाते हुए बोली थी, अब तुम्हारी शादी की रस्में तय की जाएंगी। तुम चुपचाप बैठी रहना। तुम न मुस्कुराओगी और न रोगी। बस चुपचाप बैठी रहना। अपने पापा की इज्जत का ख्याल रखना और कोई भी बचकानी हरकत नहीं करना। वह मेरे कान में सरगोशी कर रही थी और मेरे शरारे को संभाल कर बाहर ला रही थी। मैंने अपने उम्र के आंसुओं को अंदर ही धकेल दिया था। मेरा सिर झुका हुआ था जब अचानक मेरे पापा ने मेरे सिर पर लाल चूड़ी डाल दी थी, जिसकी वजह से मुझे अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे मेरे पति के बराबर में बिठा दिया गया था और शादी की रस्में तय होना शुरू हो गई थी। मेरे दिल में एक चाहत पैदा हुई कि मैं अपने पति को देखूं, लेकिन मेरे चेहरे पर लाल घूंघट डला हुआ था, जिसकी वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। चंद लम्हे बाद अचानक ही मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और धीमे धीमे उसे दबाने लगे थे। मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया था। शरीर में एक अजीब सी कपकपी तारी हो गई थी। दिल चाहता था कि मैं उनका हाथ झटक दूं, लेकिन मैं बेइंतहा मजबूर थी। अगर आज मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल न होता तो कभी भी मैं इस तरह की शादी नहीं करती। थोड़ी देर बाद मेरी शादी की सारे रस्में पूरी हो गई थीं और मैं पूरे हकों के साथ इस अजनबी शख्स के हो गई थी, जिसे आज तक मैंने देखा तक नहीं था। शादी की रस्में तय हो गई थीं। खाना खोला गया था। खाना खाने के बाद तुरंत ही रुखसती का शोर उठ गया था। मुझे मेरी मम्मी ने कुछ नहीं खिलाया था। उनका कहना था कि तुम अपने ससुराल जाकर अपने पति के साथ ही खाना खाना, जबकि मेरे पति ने मेरे बराबर में ही बैठकर खाना खाया था। मुझे बहुत ज्यादा अजीब सी घबराहट हो रही थी कि मैं किस परिवार में ब्याह कर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी दुल्हा दुल्हन को देखा था वे सब साथ ही खाना खाया करते थे। न जाने इन लोगों के घर कौन सी रस्म थी, मुझे कुछ इल्म नहीं था। थोड़ी देर बाद ही विदाई का शोर उठ गया था।
अब मुझे साफ तौर पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा कोई दिल चीर रहा है। मैंने 12 साल अपनी जिंदगी के इस घर में गुजारे थे। मैं ऐसे कैसे अपने घर को छोड़कर चली जाती? मुझ में समझ थी, लेकिन मैं एक छोटी बच्ची थी। मैं इसे कैसे अपने माँ बाप के बिना सारी जिंदगी गुजार सकती थी? मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दहाड़े मार मार कर रोऊं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझा दिया था कि विदाई के वक्त ज्यादा शोर शराबा नहीं करना, ये लोग गलत मतलब निकालेंगे। वैसे ही लोग बहुत बातें बना रहे हैं कि तुम्हारी शादी हमने इतनी छोटी उम्र में क्यों की है। मेरा दिल बहुत तकलीफ डूब चुका था। मैं अभी अपनी माँ से गले मिलती हूँ। इससे पहले ही मेरे पति ने मेरा हाथ सख्ती से थाम लिया था और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले थे, अरे मम्मी जी, पापा जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखूंगा और कोई भी नहीं रोए तो ज्यादा बेहतर है। मुझे रोने वाले लोग ज्यादा खास पसंद नहीं हैं। उनकी आवाज मैंने अब पहली बार सुनी थी। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे थम गया हो। आंखों से आंसू झड़ने की तरह बह रहे थे, लेकिन गले से आवाज निकलना बंद हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत ही मुझे अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने मम्मी पापा को एक बार तो देख लूं, एक बार तो उनके गले लग जाऊं, लेकिन उसने मुझे इजाजत ही नहीं दी थी। मुझे वह बाहर ले आया था और अपनी गाड़ी में बैठा दिया था। उसने मेरे मम्मी पापा से आखिरी बार हाथ मिलाया था और मेरे बराबर में बैठकर ड्राइवर को गाड़ी चलाने का हुक्म दे दिया था। बारात बड़े पैमाने पर लाई गई थी, इसीलिए पीछे गाड़ियां आ रही थीं, जबकि दूल्हे की गाड़ी सबसे आगे थी। इन लोगों ने बहुत बैंड बाजा बजाया था। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबराहट महसूस कर रहा था कि न जाने मेरी किससे शादी हो गई है और मैं किस परिवार में ब्याह कर जा रही हूं। उस दिन मैंने जब इन औरतों से मुलाकात की थी तो मुझे थोड़ा बहुत सुकून मिला था, क्योंकि वह लोग काफी अच्छे लग रहे थे। लेकिन अपने पति का रवैया देखकर मुझे अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं यह कैसा इंसान है और मेरे साथ किस तरह का रवैया रखेगा। गाड़ी अपनी मंजिल पर रवाना थी। मैं कुछ समझती इससे पहले ही मेरे पति मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोले थे, अरे पत्नी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा दिल करेगा मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा से मुलाकात कराने के लिए ले आऊंगा, और ज्यादा रोकर अपना मेकअप खराब नहीं करना। दूल्हे की गाड़ी पर ड्राइवर और दूल्हे के पापा मौजूद थे, यानी मेरे ससुर जी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि मैंने भी कुछ नहीं कहा था। जब अचानक उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर झंझोड़ दिया था और मुझे देखते हुए बोले थे, अरे तुम क्या गूंगी हो? जवाब तो दो कि तुम्हें कोई समस्या नहीं है, तुम खुश हो इस शादी से। कहीं घर जाकर रोना धोना ना मचा दो। देखो, मुझे बेवजह के तमाशे नहीं पसंद। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरी गले से आवाज निकलना बंद हो चुकी हो। मैंने सिर को हल्का सा हिलाया था, जब अचानक वह खूंखार होकर बोले थे, क्या हो गया है तुम्हें? बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? तुम्हारे माँ बाप ने क्या तुम्हारी गैर मर्जी की शादी की है? भाई देखो, मैं तुम्हें इस तरह से अपने घर नहीं ले जा सकता। ड्राइवर, गाड़ी रोको। मैं अचानक डर गई थी और अपने पति को देखते हुए बोली थी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शादी के लिए खुश हूं और अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूं। मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर बिल्कुल दबाव नहीं डाला है। अगर अभी के अभी वह मुझे मेरे घर छोड़ देते या फिर मुझे मेरे घर ले आते तो कितनी ज्यादा बदनामी होती। हमारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचते, सारे मेहमान हम पर थू कर देते। इसीलिए मैंने तुरंत जवाब देकर मामले को रफा दफा कर दिया था। जब अचानक वह मेरे करीब हुए थे और मुझे अपने सीने से लगाते हुए बोले थे, अरे यह हुई ना बात बाबा जी, ये गूंगी नहीं है। उनका अंदाज मुझे अजीब सा लग रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे पति दिमागी तौर पर कमजोर हैं, लेकिन मैंने अपना सिर झटक दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह ठीक ही होंगे, बस मुझे गलतफहमी हो रही है। एक लंबी दूरी तय करके हम ससुराल पहुंच गए थे। मेरा स्वागत इन लोगों ने बहुत शानदार अंदाज में किया था। ढोल नगाड़े बजाए गए थे, तालियां पीची गई थीं, जबकि मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मेरे पति ने ही मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। वह तो नाच रहे थे, जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी शादी किस घराने में हो चुकी है। बेशक हमारे परिवार में भी यह सब होता था, लेकिन एक अदब और आदाब का प्रदर्शन करके किया जाता था। लेकिन यहां तो सब कुछ बहुत ही खुले माइंड से हो रहा था। वह लोग मुझे घर के अंदर ले आए थे। उनकी मम्मी ने कुछ खानदानी रस्में अदा की थीं। इसके बाद कुछ औरतें मुझे मेरे पति के कमरे में छोड़ने के लिए आई थीं। वह लोग माइंडखेज अंदाज में हंस रही थीं,
जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। एक औरत मेरा शरारा बिस्तर पर फैलाते हुए बोली थी, देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें हर चीज समझाई होगी ना। वह बहुत ही अजीब से लहजे में बोली थी, जबकि मैंने सिर को नमे हिलाया था। मेरे सिर से अब वह लाल दुपट्टा हटा दिया गया था, इसीलिए मुझे सुकून का सांस भी मिल रहा था। वह मुझे देखते हुए बोली थी, ओहो, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? चलो, कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम्हारी मम्मी जैसी हूं। यूं देखो, जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास आए और तुमसे कुछ मांग करे या फिर तुम्हारे शरीर को छूने की कोशिश करे, तो तुम कुछ भी नहीं कहना। वह तुम्हारा पति है, तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी। जैसा जैसा वह करे, उसका साथ देना। जबकि मैं परेशान होकर उस औरत को देख रही थी। एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मैं उनसे पूछूं कि आप किस प्रकार की बात कर रही हैं, आप कहना क्या चाहती हैं, मगर मैं चुप रही थी, क्योंकि शादी का मेरा पहला दिन था और मैं इस घर के अंदर आकर कोई भी तमाशा नहीं करना चाहती थी। मैंने बस चुपचाप सिर हिला दिया था और वह लोग कमरे के अंदर से हंसते हुए चले गए थे। थोड़ी देर और गुजरी थी जब अचानक कमरे का दरवाजा खुला था और मेरे पति कमरे के अंदर दाखिल हुए थे। मैंने पहली बार अपना सिर उठाकर उनकी तरफ देखा था और मैं उन्हें देखती ही रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से खून खत्म हो गया हो। मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि सामने खड़े शख्स को देखकर मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल थी, यानी मेरे माँ बाप ने मेरी शादी इतने बड़े आदमी से करवा दी थी। मुझे यही लग रहा था कि मेरी शादी किसी नौजवान लड़के से हुई होगी जिसकी उम्र 20 या 22 साल होगी, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने हट्टे कट्टे आदमी से करवाई जाएगी। वह मुझे देखकर मुस्कुराते हुए मेरे पास आए थे, जबकि मैं सहमकर पीछे हो गई थी। वह मेरे करीब ही बैठ गए थे। मैं घबराकर और ज्यादा पीछे हो रही थी। इससे पहले ही उन्होंने मेरा बाजू अपनी सख्त पकड़ में थाम लिया था और मुझे अपनी तरफ खींचते हुए बोले थे, कैसी हो पत्नी? लगता है तुम मुझे देखकर हैरान हो गई हो। कोई बात नहीं, तुम्हें भी अपने जैसा हट्टा कट्टा बना दूंगा। वैसे हो तुम बहुत कमजोर सी, मगर कोई बात नहीं, अब तो तुम मेरे घर पर हो ना। वह हर बात को बहुत ही खींच खींच कर खौफनाक अंदाज में करते थे। मैं बुरी तरह से परेशान हो रही थी। मैं उन्हें देखकर बोली थी, मुझसे थोड़ा दूर हो जाओ, मुझे सांस नहीं आ रही। मैं और कुछ कहती, इससे पहले ही उन्होंने बहुत जोर से मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था और मेरी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोले थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने पति को पीछे करो? मैं तुम्हारा खून भी कर दूंगा। यह कहते ही उन्होंने मेरे बाजुओं को अपनी सख्त पकड़ में ले लिया था, जबकि मेरी हिचकियां बढ़ गई थीं। मेरा दम सूखने के करीब आ गया था। मैं डर के मारे उन्हें देख रही थी। मैं अभी कुछ कहती हूं, इससे पहले ही उन्होंने मेरे होठों पर अपनी उंगलियां फेरी थीं। मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे उनका अंदाज बहुत अजीब लग रहा था। उनका छूना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अभी वह मेरे करीब आते, इससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुला था और 3 आदमी एक साथ कमरे के अंदर दाखिल हुए थे। मैं फटी फटी नजरों से इन सबको देख रही थी कि यह हो क्या रहा है। मेरे पति ने इन तीनों को देखकर ऊंची आवाज में कुछ कहा और अपनी जगह से खड़े होकर उन्हें गले लगने लगे थे। मेरे लिए बस यही एक मौका था कि मैं यहां से भाग जाती। मैंने तुरंत अपना शरारा संभाला और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागने लगी थी, जब अचानक एक आदमी ने मेरा बाजू पकड़ लिया था और मेरी तरफ देखते हुए बोले थे, अरे लड़की, कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम्हें हम सबको खुश करना है, इस तरह से भागना नहीं है। यह कहते ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर पटका था, जबकि मैं इतनी जोर से चीखी थी कि इन सबको अपने कान पर हाथ रखना पड़ा था। मैं इन सबको देखते हुए बोली थी, अगर किसी ने भी मुझे छूने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरा यह कहना था कि वह लोग मेरा मजाक उड़ाते हुए बोले थे, अच्छा तो तुम क्या करोगी, हम सबको मारोगी? मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब सब खत्म हो जाएगा। मुझे अपने माँ बाप से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वे मेरे साथ इस तरह का सुलूक करेंगे। अभी एक आदमी मेरे पास आता, इससे पहले ही मैंने साइड टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता उड़ाकर उसके सिर पर मारा था। वह लोग अचानक घबराकर पीछे हुए थे। उस आदमी के सिर से बहते हुए खून को देखकर एक आदमी मेरी तरफ बढ़ता। इससे पहले ही मैंने उसके पेट में अपनी जोरदार लात मारी थी और इन सब को धक्का देकर बाहर की तरफ निकल पड़ी थी। वह लोग चीख कर मेरे पीछे आए थे,
लेकिन मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह लोग मुझे नहीं पकड़ पाए थे और मेरे घर की दहलीज को पार कर लिया था। यह मेरे लिए एक ऐसा वक्त था जब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं मर चुकी हूं। उस समय जब वह 3 आदमी कमरे के अंदर दाखिल हुए थे तो मुझे यही लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा और यह लोग मेरी इज्जत को बिखेर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। न जाने ऊपर वाले ने मुझे किस तरह से पावर दी कि मैंने वक्त पर अपना दिमाग इस्तेमाल करके बाहर की तरफ दौड़ लगा दी थी। मैं अपनी जात को इस तरह से खत्म होते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने अपने घर की तरफ ही दौड़ना शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरा घर किस तरफ है, लेकिन मैं किसी भी तरह इस घर से दूर जाना चाहती थी जहां पर इंसान नहीं बल्कि हैवान रहते हो। मैं अभी थोड़ी ही देर आई थी जब मुझे अपनी तरफ एक गाड़ी आती हुई नजर आई थी। मैंने तुरंत ही उसके आगे हाथ दे दिया था, मगर वह गाड़ी नहीं रुकी थी और आगे की तरफ बढ़ गई थी। मैंने भी अपने पैरों को रुकने नहीं दिया था और भागती जा रही थी जब अचानक एक और गाड़ी मेरे सामने आई थी जिसे मैं देख नहीं पाई थी, और वह गाड़ी मेरे शरीर को उड़ाती हुई दूर फेंक चुकी थी। जिस वक्त मेरी आंखें बंद हो रही थीं, उस वक्त मुझे अपने सामने एक मर्दाना चेहरा नजर आया था और उसके बाद मैं गहरी नींद में चली गई थी। लगभग 2 घंटे बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं किसी अजनबी घर के अंदर मौजूद थी और साथ ही एक औरत मेरे पास बैठी हुई थी, मेरे सिर को सहला रही थी। मैं एकदम बेजान होकर उठ बैठी थी और यहां वहां देखने लगी थी जब वह औरत अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली थी, अरे बेटी, लरू के जाओ, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। मैंने घबराकर उस औरत की तरफ देखा था जो मेरा हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। मैं परेशान होकर बोली थी, मैं कहाँ पर हूं? आप लोग कौन हैं और मुझे यहां क्यों लाया गया है? मेरी बात सुनकर वह औरत धीमा मुस्कुराई थी और मुझे देखते हुए बोली थी, तो तुम किसी अजनबी के घर नहीं हो, हम तुम्हारे अपने हैं। बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो और यह लाल जोड़ा, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? वह औरत बहुत ही प्यार से बोल रही थी। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी माँ ही मेरे सामने बैठी हुई हो। मैं अचानक ही रोते हुए उस औरत के गले से लग गई थी जब वह बहुत ही शफकत से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली थी, न मेरी बेटी, इस तरह से नहीं रोते। बताओ, कौन हो तुम? मैं जिस कमरे में मौजूद थी वह कमरा नहीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई आलीशान महल हो। इसका ही हमारा पूरा एक घर था। मैंने उस औरत की ओर देखा था और नम लहजे में अपने ऊपर बीती हुई तमाम दास्तान बता दी थी, जबकि वह औरत फटी फटी निगाहों से मुझे देखने लगी थी। मैं उस औरत को देखते हुए और बोली थी, मुझे इन लोगों के पास नहीं जाना। वह लोग बहुत गंदे हैं, मेरे साथ न जाने क्या करना चाहते थे। वह 3 मर्द भी बहुत बुरे थे। वह लोग बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वह लोग मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। मेरी बात सुनकर उस औरत ने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद की थीं और मेरे चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली थी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अब मेरी बेटी हो तो मेरे साथ रहोगी, और रही तुम्हारे पति की बात तो मैं तुम्हारी तलाक उससे करवा दूंगी। मैं समझ गई हूं कि वह किस तरह का आदमी है। थोड़ी देर गुजरी थी जब एक लड़का कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। वह भी मुझे देखते हुए बोला था, आपको बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह आपका अपना घर है, जब तक रहना चाहो रह सकती हो। वह और कुछ कहता, इससे पहले ही वह औरत बोली थी, खामोश हो जाओ, यह अब मेरी बेटी है, यह हमेशा मेरे पास ही रहेगी। इन लोगों ने न जाने किस तरह मेरे माँ बाप से संपर्क किया था और मेरी तलाक इस आदमी से करवाई थी। मैं अपने मम्मी पापा के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उस औरत ने मुझे जाने नहीं दिया था, बल्कि मुझे बेटी की तरह पालना शुरू कर दिया था। मेरे पापा को भी एक अच्छी नौकरी दिलाई थी। मम्मी पापा ने बताया था कि इन लोगों ने हमसे दहेज में कुछ नहीं लिया था, बल्कि हमें उल्टा पैसे दिए थे। यही वजह थी कि हम जल्दी शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, मगर हमें नहीं मालूम था कि यह लोग इतने घटिया लोग होंगे। वह तीनों मर्द भी मेरे साथ गलत काम करने के लिए ही आए थे। वह लोग हर एक छोटी बच्ची से शादी करते थे और सब घर के मर्द मिलकर उसको इस्तेमाल करते थे। या यही वजह थी कि उस दिन भी रात के वक्त ही वह 3 मर्द कमरे के अंदर आ गए थे, मगर सही वक्त मेरा दिमाग इस्तेमाल करने से मेरी जान बच गई थी और मैं सुकून की जिंदगी में आ गई थी। बेशक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंसान नहीं बल्कि इंसानी रूप में जानवर होते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।